हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका इस वीडियो लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात लेक्चर नंबर 4 है। परमाणु संरचना का इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको बोर का एटॉमिक मॉडल और साथ ही साथ हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में फिर से रिवीजन कराया था और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसमें मैंने लाइमन, पाशन, बामर, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री, ये आपके 6 स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में हमने बात किया था। उन चीज़ों को मैं फिर से एक बार 5 मिनट में आपको रिवीजन कराता हूँ। जैसे आपने पढ़ा है बोहर्स एटॉमिक मॉडल, यानी कि बोहर का परमाणु मॉडल। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल का सबसे पहला जो एक तरीके से पॉस्टुलेट्स है वो ये कहता है, वो रदरफोर्ड के ही हिसाब से है। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? नाभिक में। यानी कि अगर हम देखें तो जितना भी मास है एटम का वो कहाँ पे सेंट्रलाइज होता है? नाभिक के अंदर, अर्थात न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन पाए जाते हैं। न्यूक्लियन का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये जो एजम्पशन है ये किसका था? बोहर के मॉडल का सबसे पहला, मतलब ये रदरफोर्ड से भी मैच करता है। तो रदरफोर्ड के कुछ एक पॉस्टुलेट्स को इन्होंने क्या किया? रिटेंशन दिया, मतलब उसको इसमें रिटेन किया। तो पहला पॉस्टुलेट यही था इनका कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित रहता है और नाभिक पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि धनावेश पाया जाता है। इसके बाद इन्होंने अपना जो अगला पॉइंट दिया था उसमें लिखा था इन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं वो निश्चित त्रिज्याओं वाली वृत्तीय कक्षाओं में घूर्णन करते हैं। दूसरा इनका जो टॉपिक था ये था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ निश्चित त्रिज्या की वृत्तीय कक्षाएं होती हैं और निश्चित त्रिज्या की वृत्तीय कक्षाएं होती हैं जिनको हम बोल सकते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स बोलते हैं ऑफ डेफिनिट रेडियाई। मतलब अगर बोले तो निश्चित त्रिज्या की वृत्तीय कक्षाएं होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ डेफिनिट रेडियाई। जैसे कि मैंने कल बताया था आपको वीडियो में KLMN करके, ठीक है? K था, L था, फिर क्या था? M था, और साथ ही साथ अगला जो सर्कुलर ऑर्बिट था वो क्या था? N था। तो ये आपका अगला सर्कुलर ऑर्बिट हो गया N। ऐसे ही करके इसको नंबरिंग के हिसाब से बोला था, तो N = 1 2 3 4, और इसको हम बोलते थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये जो आप सर्कुलर ऑर्बिट्स देख रहे हैं इनको सेल भी कहा जाता है। सेल को हिंदी में कोष कहते हैं और इनको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते थे? घूर्णन करते थे, ठीक है? और अगर इन सर्कुलर ऑर्बिट्स की बात करें तो इनको स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। स्टेशनरी ऑर्बिट कहने का मतलब ये कैसे ऑर्बिट्स हैं? स्टेशनरी हैं, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स हैं। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन ऐसी कक्षाओं में घूर्णन कर रहा होता है, यानी कि ऐसी कक्षाओं में रिवॉल्व कर रहा होता है, तो अपनी ऊर्जा का कभी भी लॉस नहीं करता है। तो अपनी ऊर्जा का कभी लॉस नहीं करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन डोंट लॉस एनर्जी, मतलब अपनी ऊर्जा का लॉस नहीं करता है। और इसी वजह से इन कक्षाओं, यानी कि इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? नॉन रेडिएटिंग सेल कहते हैं और स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है? इसके बाद हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में घूर्णन करते हैं उनका एंगुलर मोमेंटम, यानी कि अगर हम बात करें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यानी कि कक्षक कोणीय संवेग, तो वो होता है MBR = NH/2π। ये मैंने बताया था L = MBR = NH/2π। और इसका मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इन कक्षाओं में घूम रहे हैं उनका जो कोणीय संवेग है h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है। और यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब n से है,
n की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी चीज़ें बताई कि जब, अच्छा, दो तरीके के स्टेट मैंने बताए थे, एक ग्राउंड स्टेट, ठीक है, और एक होता है एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है लोअर क्वांटम नंबर या लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या उसको हम बोल सकते हैं लोअर एनर्जी सेल या एनर्जी लेवल। तो अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में है, जैसे मान लीजिए n = 1 में है और वो जाना कहाँ चाह रहा है, n = 3 में जाना चाह रहा है, तो n = 1 को हम लोअर एनर्जी लेवल कहते हैं और n = 3 को हम हायर एनर्जी लेवल कहते हैं। जो हायर एनर्जी लेवल की बात करते हैं वो एक्साइटेड स्टेट कहलाता है। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट यानी कि उत्तेजित अवस्था की जब भी हम बात करेंगे किसके, इलेक्ट्रॉन की, तो वो हमेशा उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो ज़्यादा होगा किससे, ग्राउंड स्टेट्स के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। ठीक है, तो एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं, निम्न विद्युत श्रेणी। अगर हम बात करें तो लोअर एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट, और वहीं पे हायर एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं, हायर एनर्जी लेवल को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो ये सारी चीज़ें आपके बोहर के पोस्टुलेट्स में थी या बोर के एटॉमिक मॉडल में था। अच्छा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, अब बात करते हैं क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन लाइक और हाइड्रोजन का ही स्पेक्ट्रम दिया था, तो हम यहाँ हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी कि 1 होता है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 1 होते हैं, जो कि के सेल में पाए जाते हैं। कौन से सेल में पाए जाते हैं, के सेल में पाए जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है n = इसके लिए क्या है 1, फिर क्या है 2, फिर 3, फिर 4, तो n = 1 में हाइड्रोजन का क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये n = 1 से कहाँ जा रहा है, n = मान लीजिए 3 में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, n = 3 में जा रहा है। तो जो n = 3 है, यानी कि जो m है उसमें जाने पर ये इसका कौन सा स्टेट कहलाएगा, एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा, और वहीं पे n = 1 जहाँ से वो गया है वो उसका ग्राउंड स्टेट कहलाएगा। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट से अगर एक्साइटेड स्टेट में कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, यानी कि ट्रांजिशन का मतलब अपने ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है, तब उस समय वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है, यानी कि उस समय एनर्जी अवशोषित होती है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। लेकिन जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने हायर ऑर्बिट से कहाँ चला आता है, लोअर ऑर्बिट में, यानी कि अगर हम बात करें एक्साइटेड स्टेट से कहाँ चला आता है, ग्राउंड स्टेट में, तो वो एब्जॉर्ब एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में एमिट करने लगता है, यानी कि उसका एमिशन करता है, अर्थात उत्सर्जन करता है। और ये उत्सर्जन जो एनर्जी है ये एक तरीके से स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते थे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी कहते थे। तो बोहर एटॉमिक मॉडल के कुछ पोस्टुलेट्स थे जो हमने आपको बता दिए, इनकी कुछ पॉइंट्स थे वो हमने आपको बताया। साथ ही साथ यहाँ पर फॉर्मूला क्या चलता है, L = mvr = nh/2π, ये एंगुलर मोमेंटम का क्या है, फॉर्मूला है। कौन सा एंगुलर मोमेंटम का, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुछ सीरीज मैंने बताई थी। कौन कौन सी सीरीज थी, लाइमैन, बामर, पार्सन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री, जिसमें मैंने उसमें लोअर एनर्जी स्टेट और हायर एनर्जी स्टेट को मेंशन किया था। लोअर एनर्जी स्टेट को हमने n1 से और हायर एनर्जी स्टेट को हमने n2 से मेंशन किया था। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी, जिसमें आपका एक सीरीज बन गया था। जैसे n1 = अगर 1 है तो n1 = 1 किसके लिए होता है, n1 = 1 लाइमैन के लिए होता है। फिर अगर n1 = कितना है, 2 है, तो n1 = 2 किसके लिए होता है, बामर के लिए। फिर पार्सन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, फुंड के लिए 5 और हम्फ्री के लिए कितना होता है, 6 होता है। तो ये सारी चीज़ें, फिर n2 उनके आगे के नंबर्स होते हैं, वो कहाँ तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम स्पेक्ट्रल लाइंस भी कहते हैं। तो ये जितने भी लाइंस थे उनकी कुछ रीजन भी थी, जैसे लाइमैन का अल्ट्रावायलेट,
ठीक है, लाइमन का अल्ट्रावायलेट रीजन था, बामर का विजुअल रीजन था, इसके बाद जितने थे सबका इंफ्रारेड था, और जो लास्ट में है जिसको हम बोलते थे हम्फ्री, उसका फार इंफ्रारेड रीजन था। मतलब इस रीजन की जो इंफ्रारेड या मैं आपको विजुअल अल्ट्रावायलेट बता रहा हूँ, इनकी कुछ वेवलेंथ होती हैं, यानी कि तरंगदैर्घ्य होती हैं, और ये जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है उन्हीं वेवलेंथ में लाई करती हैं, यानी कि उसी वेवलेंथ में आपको आसानी से देख सकती हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, इसलिए इस रीजन में ये क्या होती हैं, लाई करती हैं। इनका जो स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ है वो उसी हिसाब से आप क्या करते हो, ज्ञात करते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे अगला टॉपिक, जो आज का टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, वो है कि बोहर के एटॉमिक मॉडल पे कुछ चीज़ें, एडवांटेजेस ऑफ बोहर्स थ्योरी, जिसमें हमने बताया था कि बोहर के एटॉमिक थ्योरी द्वारा या एटॉमिक मॉडल द्वारा हम हाइड्रोजन लाइक वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, यानी कि हाइड्रोजन लाइक वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो हम ऐसे स्पीसीज का स्पेक्ट्रम दे सकते हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे He+, Li+2, Be+2, ठीक है, सॉरी Li+2, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, अगर देखा जाए तो इनमें सब में एक इलेक्ट्रॉन है, और इनके एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हम इनका क्या कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अच्छे से इनका स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं, वो फार्मूले हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि हमें रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट निकालना है। रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपको दे दिया गया कि हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट का रेडियस इतना है, तो हाइड्रोजन के दूसरे ऑर्बिट का रेडियस हमें बताइए। तो इसके लिए फॉर्मूला है, वो है Rn = n²/z 0.529 एंगस्ट्रॉम। कितना लिखा है, Rn = n²/z 0.529 एंगस्ट्रॉम। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये है, ये जो हेडिंग यहाँ पे डालेंगे, ये क्या है, रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट है, बोहर्स ऑर्बिट, ठीक है। यानी कि जो ये आप ऑर्बिट देख रहे थे, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर ये पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो इसके न्यूक्लियस से ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है, ये आपका क्या है, बोहर्स ऑर्बिट का रेडियस है। और इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है, अगर देखें तो Rn = n²/z × 0.529 एंगस्ट्रॉम। और ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो n और z है ये एक्चुअल में है क्या, z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर z बराबर क्या है, एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक। ये z का नाम है, क्या है, एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक। और वहीं पे n को अगर हम देखें तो n बराबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, या इसी को हम बोल सकते हैं सेल नंबर, सेल नंबर। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो ये प्लस वाला साइन किसका होता है, न्यूक्लियस का। ये पहला सेल हो गया, यानी कि n = 1, ये दूसरा सेल हो गया n = 2। तो मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया है, अगर n = 2 का हमें रेडियस निकालना है, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो आप सीधे सीधे हाइड्रोजन का पहले एटॉमिक नंबर देखोगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, तो यहाँ पे 1 रखोगे। तो चलिए हम बता देते हैं आपको, n = 2 के लिए आपको क्या करना है, मतलब अगर हम इसको k कहते हैं तो ये l होगा। l सेल का हाइड्रोजन के लिए हमको रेडियस निकालना है, यानी कि l ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस पता करना है, जो इस फॉर्मूलेशन निकलेगा। कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। Rn = n कितना है, n बराबर 2, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे अपॉन z की वैल्यू 1, क्योंकि हाइड्रोजन है, इंटू 0.529, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 4 आ जाएगा, 2 × 2 = 4 इंटू 0.529 मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आएगी वो किस में हो जाएगी, एंगस्ट्रॉम में वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 6, 3, 1,
ये आपका 2.116 एंगस्ट्रॉम, ये इसकी क्या आ गई, अगर देखें तो रेडियस आ गया किसका, सेकेंड ऑर्बिट का, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। ऐसे ही किसी भी स्पीशीज के लिए आप निकाल सकते हैं। अगला है आपका वेलोसिटी निकालने का फार्मूला, किसका, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो उसमें रिवॉल्व करती है। तो ये फार्मूला आप पहली बात तो नोट कर लीजिएगा, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट निकालने का। इससे क्वेश्चंस भी आते हैं और क्वेश्चन कैसे आएगा हम आपको बताएंगे। दूसरा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का। ये सब बोहर के एटॉमिक मॉडल से ही पॉसिबल था, या बोहर के थ्योरी का एक एडवांटेज है, ठीक है, बोहर के थ्योरी का एडवांटेज है। तो अगला है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का हमें क्या निकालना है, वेग निकालना है। और इलेक्ट्रॉन का वेग निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो कितना है, ध्यान दीजिए, Vn इक्वल टू 2.188 इंटू जेड अपॉन एन, ठीक है, 2.188 इंटू जेड अपॉन एन इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सेंटीमीटर में वैल्यू दी गई है, कितना दिया गया है, 2.188 इंटू 10 की पावर 8 जेड अपॉन एन, ये किस में दिया गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट वैसे मीटर पर सेकेंड होती है, बट यहाँ पे सीजीएस में इसका जो लेंथ है वो सीजीएस यूनिट दिया गया है, यानी कि सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे 2.188 इंटू जेड, जैसा कि मैं बार बार बोल चुका हूँ, जेड का मतलब क्या होगा, जेड का मतलब होगा एटॉमिक नंबर, और एन का मतलब क्या होगा, एन का मतलब होगा सेल नंबर या नंबर ऑफ सेल। तो यहाँ पे आपका क्लियर कट वे में अगर हम देखें तो सीधे सीधे आपको पता चल जाना चाहिए, क्या पता चल जाना चाहिए, कि हम इससे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे Vn बार बार लिख रहा हूँ, पिछले में हमने Rn लिखा था, इसका मतलब होता है Vn लिखने का मतलब यहाँ पे क्या है कि nवें ऑर्बिट में वेग निकालना है, nth ऑर्बिट में हमको वेलोसिटी पता करनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बोल दिया गया इलेक्ट्रॉन का थर्ड ऑर्बिट में क्या करो आप, वेलोसिटी निकालो हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए अगर थर्ड ऑर्बिट में निकालोगे तो जेड की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, और ज़्यादातर आपका हाइड्रोजन के लिए ही पूछता है। जेड यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर है। यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, उस क्वेश्चन को हम डिस्कशन, जब क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन वाले वीडियो बनाएंगे, लाइव चलता है, तो उसको हम उसमें आपको बताएंगे। साथ ही साथ आगे अब हम देखने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद हमें पढ़ना है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर हम किसी बोहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को क्या करा रहे हैं, रिवॉल्व करा रहे हैं, तो उस बोहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, एनर्जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। देखिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कई सारे तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ, उनको थोड़ा सा समझिए, और समझने के बाद आप उसको यूनिट के बेसिस पे, थोड़ा यहाँ पे दिक्कत आती है यूनिट का, लोग क्या करते हैं यूनिट अगर अलग दे दिया है तो उसको सॉल्व नहीं कर पाते। जैसे मैं एक यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ एनर्जी का, वो है एनर्जी बराबर, अगर देखें तो एक है अर्ग में और एक जूल में दिया हुआ है। अर्ग और जूल ये एनर्जी की क्या होती है, यूनिट होती है। एक जूल बराबर कितना होता है, एक जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग होता है। ये जो जूल है ये आपको बता दूं MKS सिस्टम में आता है, और जो अर्ग है ये किस सिस्टम में आता है, CGS में। तो MKS और CGS ये आपके दो यूनिट्स हैं, मतलब एक तरीके से अगर कन्वर्ज करेंगे, एक दूसरे को कन्वर्ट करेंगे, तो एक जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग। तो बड़ी यूनिट कौन हुई, MKS वाली यूनिट क्या हुई, आपकी बड़ी यूनिट हुई, ठीक है। तो चलिए हम एनर्जी की बात कर लें। एनर्जी बराबर 21.8 इंटू 10⁻12, एनर्जी इक्वल टू 21.8 इंटू 10⁻−12 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अर्ग, ठीक है। अर्ग ये तो एनर्जी हो गई, पर एटम निकालना होता है, और हम जो एनर्जी निकालते हैं वो एक एटम के लिए निकालते हैं, मतलब हाइड्रोजन एटम तो बोल दिया गया। तो मान लीजिए हम किसी एक एटम के लिए निकाल रहे हैं, तो उसमें हमको एनर्जी की यूनिट के साथ
पर एटम को भी ऐड करना पड़ता है, तो ये हो गया पर एटम। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। तो अगर हम इसी अर्ग को किसमें, इसी हम अर्ग को किसमें बदलना चाहें, तो 1 अर्ग बराबर, इसी अर्ग को हम जूल में बदलना चाहें तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, और जब इधर भेजेंगे तो साइन बदल जाता है। तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, तो 1 अर्ग बराबर 10⁻−7 जूल में हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 1 अर्ग बराबर 10⁻−7 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ आपको हम बता दें कि जो एनर्जी है वो कैसी होती है, निगेटिव वैल्यू है। एनर्जी जो है, ये टोटल एनर्जी जो है आप देख रहे हो, ये निगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, निगेटिव वैल्यू होती है। अगला हम इसको किस में बदल लेंगे, देखो अर्ग पर एटम में है और इसको हम बदलेंगे अब जूल पर एटम में। तो जूल पर एटम में बदलने के लिए यूनिट कन्वर्जन आप लोग पढ़ते हो, बहुत ही आसान है यूनिट कन्वर्जन। उसमें क्या करते हैं, जैसे अर्ग है, अर्ग को जूल में बदलना है तो पहले पता करो कि अर्ग, 1 अर्ग बराबर कितना जूल होता है। तो हमने पता कर लिया 1 अर्ग बराबर 10⁻7 जूल होता है। तो हम अर्ग को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, Z²/n²। अब ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, जूल पर एटम में। इसको और अच्छे से सॉल्व करो तो -21.8 इंटू 10⁻, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 और 7 कितना हो गया, 19, Z²/n², ये हो गया जूल पर एटम। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, एनर्जी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये एनर्जी की वैल्यू जूल पर एटम हो गई, और ये एनर्जी की वैल्यू आपकी कैसी होगी, अर्ग पर एटम हो गया। ठीक है, अर्ग पर एटम हो गया। ऐसे ही एक यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या यूनिट है आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और आपका क्या है, किलो कैलोरी पर मोल। दोनों की यूनिट लगभग सेम है, या एक तरीके से बोल सकते हैं दोनों सेम है। ठीक है, तो चलिए अगला बताते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगला एनर्जी का जो फॉर्मूला है -13.6 Z²/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का ही फॉर्मूला है। ठीक है, वे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, इसको भी समझ लीजिए। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन क्या मतलब, एक क्वेश्चन बन सकता है जिसमें ऑब्जेक्टिव दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, यहाँ पर अगर हम देखें तो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 क्या हो गया, जूल हो गया। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। और जूल किसकी यूनिट होती है आपको पता है, एनर्जी की, यानी कि ऊर्जा की यूनिट होती है। ठीक है, तो आपने एनर्जी के 3 फार्मूले अभी तक देखे, एक देखा अर्ग में, एक देखा आपने जूल पर एटम में, और एक देखा आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। अगला जो है वो है किलो कैलोरी पर मोल में। किसमें है, किलो कैलोरी पर मोल में। वो वैल्यू सेम यही है, E बराबर -13.6 Z²/n²। इसको हम लिख देंगे, इसके यूनिट किलो कैलोरी पर मोल। तो ये सब फॉर्मूले अगर आपको पता है, याद हैं, तो न्यूमेरिकल्स के में आपको जरा से भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यहाँ पर 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। ठीक है, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। तो ये थोड़ा सा साइड में आप इसको भी याद करते रहे, 1 कैलोरी बराबर कितना जूल, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, या सिंप्लिसिटी के लिए 4.2 जूल भी लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में देखें तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आपके 4 फार्मूले दिखे हैं आपको। पहला फार्मूला अर्ग पर एटम -21.8 इंटू 10⁻12, दूसरा फार्मूला आपका -21.8 इंटू 10⁻19, और तीसरा -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और चौथा जो है वो भी आपका यही है वैल्यू, बस यहाँ पर यूनिट बदल गई है, किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, और इन सब के बारे में मैंने ये भी बता दिया, ये आप अलग से याद रखिएगा। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, 1 अर्ग बराबर 10⁻7 जूल। ठीक है, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल या 4.2 जूल भी कहते हैं, और वहीं पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। जूल हमेशा याद रखिए कि एनर्जी की ही यूनिट होती है। ठीक है, जूल किसकी यूनिट होती है,
एनर्जी की यूनिट होती है। तो यहाँ पर अगर आपने ये चीज़ें समझ ली तो आपको ये भी समझ आ सकता है कि ट्रांजिशन एनर्जी कैसे निकालेंगे। ट्रांजिशन एनर्जी निकालने का मतलब ये है जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में क्या करता है, जंप करता है, ठीक है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप करता है, मान लीजिए हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में क्या करता है, जंप करता है, तो उस समय हम ऊर्जा कैसे निकालेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर आपने इन फार्मूले में से एक भी फार्मूला याद कर लिया तो आप एनर्जी का जो ट्रांजिशन एनर्जी होती है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से कहाँ जंप करता है, लोअर में, तो जैसा कि मैंने बताया एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में निकलती है, उसकी कैलकुलेशन करने का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, ध्यान से देखिए। अगर आपको इन सारे फार्मूले आपको याद हैं, ये 4 फार्मूले अगर आपने पढ़ लिए हैं तो भाई इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं फंस सकता है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन कभी भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अब बात करने जा रहे हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है, यानी कि ट्रांजिशन करता है, तो उस समय एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो सकता है, उस समय एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से कहाँ पे जंप करा रहे हैं हम, लोअर एनर्जी लेवल में, तो हायर एनर्जी लेवल, अच्छा ध्यान दीजिएगा, हायर एनर्जी लेवल को हम N2 कहते हैं। ठीक है, N2 का मतलब भाई सिंपल सा जो बड़ा हो, ठीक है, और उसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, से कहाँ जा रहा है, लोअर एनर्जी लेवल, अपने नीचे, ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल, इसको हम N1 कहते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। ठीक है, तो हायर एनर्जी लेवल से कहाँ जा रहा है, लोअर एनर्जी लेवल में जा रहा है, तो उस समय जो इनका फार्मूला बनेगा वो फार्मूला क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब होता है डेल्टा ई। डेल्टा का साइन तब लगाते हैं जब एनर्जी का चेंज कहीं पर मिलता है। जैसे चेंज का मतलब 100 रुपये दिए, उसमें से 80 माइनस कर दिए तो 20 बचा, तो ये चेंज आया रुपए का। ठीक है, 100 माइनस 80 बराबर 20। तो चेंज का मतलब होता है जब उसी किसी एक चीज़ को या एक राशि को उसी राशि में से घटाया बढ़ाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका चेंज आ जाता है, उसको डेल्टा के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डेल्टा ई बराबर, यहाँ पर हम देखें तो हायर एनर्जी लेवल से कहाँ जा रहा है, लोअर एनर्जी लेवल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बराबर हायर एनर्जी लेवल, नाम से ही पता चला इसकी एनर्जी हाई होगी, तो EN2 ये जो हायर एनर्जी लेवल हो गया उसकी एनर्जी माइनस EN1 मतलब लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी। जैसा कि आपको मैंने फार्मूले में पढ़ाया कि हर जगह एनर्जी में क्या है, माइनस का साइन है, तो जब भी कभी हम इसको लिखेंगे तो हम इसको पॉजिटिव में दिखाते हैं। जैसे डेल्टा ई बराबर, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, EN2 था, EN2 बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं -13.6, कितना लिख सकते हैं, -13.6 Z² अपॉन N2 स्क्वायर। ठीक है, यहीं पर इसके साथ माइनस लगाएं, इसको भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 13.6 Z² अपॉन क्या, N1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, N1 है, तो N1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए एक यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, तो पॉजिटिव को हम पहले कर लेते हैं, तो पॉजिटिव को अगर हम पहले कर लेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 13.6 Z² अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 13.6 Z² अपॉन N2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, 13.6 Z² का यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लेते हैं, Z² कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लिया, बचा क्या, 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। ये आपका किसका फार्मूला आ गया, डेल्टा ई का फार्मूला आ गया, जिसको आपको हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लेना है। और ये दिमाग में बैठाने का मतलब यहाँ पे क्या दिमाग में बैठाना है, आपको सीधे सीधे ये बैठाना है कि एनर्जी जो है या जो ट्रांजिशन एनर्जी है, या जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से कहाँ जाता है, लोअर एनर्जी लेवल में जाता है, तो उसका फॉर्मूला या उस एनर्जी का जो चेंज आता है या जो एनर्जी वो रेडिएट करता है, उस रेडिएशन एनर्जी यानी कि विकिरण ऊर्जा को हम कैसे निकालें, विकिरण ऊर्जा को हम कैसे प्राप्त करें, तो उसके लिए ये आपका फॉर्मूला है
13.6 जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और यहाँ पे n1 क्या है मैं लिख दिया हूँ लोअर एनर्जी लेवल और n2 क्या है हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा अगर उल्टा पूछ ले तो यहाँ पे साइन माइनस आ जाएगा। ध्यान दीजिए अगर उल्टा पूछ ले तो साइन कैसा आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। अभी एक चीज इसकी यूनिट लोग पूछते हैं तो मुझे बताएं 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर का यूनिट क्या था इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो इसकी भी यूनिट क्या आ जाएगी लास्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो कैलोरी पर मोल में भी यूनिट आती है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए ये तो आपका यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक मैंने एनर्जी के बारे में बताया। अब थोड़ी सी चीज़ें और भी देख लेते हैं। एनर्जी से ही रिलेटेड थोड़ा और एक फार्मूला है, वो क्या फार्मूला है ध्यान से देखते हैं। ये फार्मूला आपको एनर्जी चेंज यानी कि ट्रांजिशन एनर्जी के बारे में बताया जाएगा इसमें। ठीक है, इससे क्वेश्चन जो आएंगे वो न्यूमेरिकल्स आसानी से क्लियर हो जाते हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जेड की वैल्यू तो आप जानती हैं, जेड को क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर, एन को तो जानते ही हैं, एन का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n1 मतलब लोअर एनर्जी लेवल और n2 मतलब क्या होता है हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको क्लियर है। कुछ फॉर्मूले यहाँ पे भी और देख लेते हैं। E इक्वल टू क्या होता है एच न्यू, ठीक ध्यान दीजिएगा। E इक्वल टू क्या होता है एनर्जी इक्वल टू क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे E इक्वल टू क्या है एच न्यू, E बराबर होता है न्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं C अपॉन लेमडा। ठीक है, तो न्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं C अपॉन लेमडा, तो यहाँ से E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। ध्यान दीजिए न्यू इक्वल टू क्या होता है C अपॉन लेमडा। अब यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं पहले। E को मतलब बोलते हैं एनर्जी ऑफ रेडिएशन, इसको क्या बोलते हैं एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी, क्या बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी यानी कि विकिरण ऊर्जा। ठीक है, H को क्या बोलते हैं H को हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी कुछ वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, इसको हम अर्ग में भी बदल सकते हैं। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया जिसकी वैल्यू क्या है 6.64 इंटू 10 की पावर 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है, इसको अर्ग में बदलेंगे तो माइनस 27 आ जाएगा अर्ग सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई थी। और यहाँ पर न्यू जो है इस न्यू को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है इसको हम बोलते हैं आवृत्ति, क्या कहते हैं हम लोग आवृत्ति कहते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी का भी एक फार्मूला है C अपॉन लेमडा, और जैसा कि आपको पता है फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की उल्टी होती है, तो न्यू इक्वल टू C अपॉन लेमडा लिखते हैं। C होता है प्रकाश का चाल, इसको हम बोलते हैं प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल कहते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं हम इसको स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या लिख सकते हैं हम इसको, वैल्यू कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट की 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है। लेमडा क्या है लेमडा है वेवलेंथ, क्या है वेवलेंथ। वेवलेंथ को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं, क्या कहते हैं तरंग दैर्घ्य। और तरंग दैर्घ्य मतलब वेव की लेंथ जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब यहाँ से एक हमको इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन का मैं नाम बता दूं तो उसको बोलते हैं रेडबर्ग इक्वेशन। ठीक है, क्या कहते हैं रेडबर्ग इक्वेशन, जिससे हम वेव नंबर को पता करते हैं। किसको पता करते हैं वेव नंबर। तो चलिए हम वेव नंबर निकालते हैं। वो वेव नंबर निकालने का क्या फार्मूला है ध्यान दीजिए। पहली बात तो E इक्वल टू एच न्यू, न्यू की वैल्यू C अपॉन लेमडा, तो हमने लिख दिया एच सी अपॉन लेमडा। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो हम इसको जो E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा है इसको हम ऐसे लिख रहे हैं E अपॉन एच सी, E अपॉन एच सी बराबर 1 अपॉन लेमडा लिख सकते हैं कि नहीं भाई। एच सी को हमने नीचे ले आया तो एच सी अगर नीचे आ गया तो E अपॉन एच सी बराबर 1 अपॉन लेमडा, और इस 1 अपॉन लेमडा को हम लोग लिखते हैं न्यू के ऊपर बार का सिंबल लगाते हैं, न्यू के ऊपर कौन सा सिंबल बार का सिंबल, और इसको नाम क्या देते हैं वेव नंबर। 1 अपॉन लेमडा को हम क्या कहते हैं वेव नंबर, न्यू के ऊपर कौन सा सिंबल लगाते हैं बार का सिंबल लगाते हैं,
और यहाँ पर इसको हम क्या नाम देते हैं, वेव नंबर। और यहाँ पे अगर हम देखें तो डेल्टा का भी सिंबल लगा सकते हैं, यानी कि डेल्टा ई बराबर एच न्यू, डेल्टा ई बराबर एस सी अपॉन लेमडा और डेल्टा ई अपॉन एस सी बराबर 1 अपॉन लेमडा। जैसे एनर्जी का हम क्या पता कर रहे हैं, चेंज पता कर रहे हैं। और आपको एनर्जी का चेंज का फार्मूला तो पता ही है, क्या फार्मूला पता है, एनर्जी के चेंज का फार्मूला आपको पता है, वो क्या है जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और यहीं से इसकी एक वैल्यू आती है वेव नंबर की, वेव नंबर इक्वल टू होता है 1 अपॉन लेमडा, जैसा कि मैं लिखा हूँ। और लेमडा को हम लिखना चाहें तो लेमडा को हम लिख सकते हैं सी अपॉन न्यू। यहाँ से देखो आप, लेमडा को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से तरंगदैर्ध्य बराबर हो सकता है सी अपॉन न्यू। और यहाँ पे हम लेमडा की वैल्यू नीचे पुट करें तो ये वैल्यू उल्टी है, तो उल्टी हो जाएगी, यानी कि न्यू कहाँ चला जाएगा, न्यू चला जाएगा ऊपर, तो हमको क्या मिलेगा, न्यू अपॉन सी मिलेगा। तो वेव नंबर का ये भी फार्मूला है 1 अपॉन लेमडा, इसको कहते हैं तरंग संख्या। वेव नंबर को हम क्या कहते हैं, तरंग संख्या कहते हैं। न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू न्यू अपॉन सी, और बराबर एक फार्मूला आता है आर अंडर रूट में, आर को क्या कहेंगे, रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। आर ब्रैकेट में जैसा पहले एनर्जी का था n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास पहले से क्या था, हमारे पास यहाँ पे -13.6 जेड स्क्वायर अब था, और अंदर क्या था, n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, ये एनर्जी का था। उसमें हमने कितने से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, hc से। तो हमने इसमें कितने से, hc से क्या कर दिया, अगर देखें हम तो उसमें हमने hc से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डेल्टा ई की वैल्यू यही तो थी, -13.6 जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, उसमें हमने क्या कर दिया, hc से डिवाइड कर दिया, हमको वेव नंबर निकल के आ गया। और इसी वैल्यू को यहाँ पे r से लिख दिया गया है, और इसको हम क्या कहते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। और रिडबर्ग कांस्टेंट जो है, इसकी कुछ वैल्यू है, वो वैल्यू अगर आप सेंटीमीटर इनवर्स में देखें तो कुछ अलग है, और मीटर में भी वैल्यू अगर देखेंगे तो कुछ अलग है। कौन सी वैल्यू है हम बता रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा न्यू अपॉन सी, इसको आर से डिनोट करते हैं। आर बराबर होता है, इसको हम कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 109737 सेंटीमीटर इनवर्स, लगभग 109737 सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, 109737 सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी क्या होती है, थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आज आपने अभी तक के जो आपने वीडियो में देखा कि हमने आपको बोहर के कुछ एडवांटेज बताया, जिसमें सबसे पहले आपका क्या था, बोहर के एडवांटेज बताने का सबसे पहला जो मेंशन था वो क्या था आपका, वो था रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, या उसको हम बोल सकते हैं रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। दूसरा क्या था आपका, दूसरा अगर आपको बताया हम तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने बताया, जिसके लिए मैंने बताया सेंटीमीटर पर सेकंड में है, उसको आप मीटर पर सेकंड में भी कैसे कन्वर्ट करते हो। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -2। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अब हम उसको क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड में था, तो अगर क्वेश्चन मीटर पर सेकंड में पूछे तो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और वहीं पर एनर्जी के मैंने 4 फार्मूले बताए। एक फार्मूला आपको किसमें था, जूल पर एटम, एक फार्मूला अर्ग पर एटम में था, और एक फार्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में था, और एक फार्मूला उसी में किसमें था, किलो कैलोरी पर मोल था, जिनके कुछ रिलेशंस थे आपस में, वो मैंने आपको क्लियर किया। साथ ही साथ एनर्जी का जो चेंज आता है ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तो वो आपका यहाँ पे मैंने क्लियर किया। फार्मूला क्या था, डेल्टा ई इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। और उसके बाद मैंने वेव नंबर निकाला, और वेव नंबर निकालने का भी फार्मूला है, वो क्या है, वेव नंबर को 1 अपॉन लेमडा से लिखते हैं, और 1 अपॉन लेमडा लिखने का मतलब क्या है, इसको हम न्यू अपॉन सी भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ न्यू अपॉन सी के साथ हम इसको ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, इक्वल टू करके रिडबर्ग कांस्टेंट यानी कि आर, जिसकी वैल्यू सामने लिखी है 109737 सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी यूनिट होती है किसकी,
रिटबर्ग कांस्टेंट की यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। सेंटीमीटर पे कितना चार्ज कितना अगर देखें तो सेंटीमीटर इनवर्स को हम सेंटीमीटर पे -1 लिखते हैं, और यहाँ पर ये इसकी यूनिट हो गई। साथ ही साथ ब्रैकेट में लिखते हैं 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n1 और n2 बता दिया है। n1 जो है वो लोअर एनर्जी लेवल है, और वहीं पर n2 जो है वो हायर एनर्जी लेवल कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है कि हम स्पेक्ट्रल लाइन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। हम स्पेक्ट्रल लाइन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आपको पूछा जाता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन nth एक्साइटेड स्टेट से, ठीक है, अलग अलग एनर्जी लेवल में आना चाहता है, मतलब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड ऑर्बिट से आना चाहता है, तो थर्ड ऑर्बिट से वो सेकंड ऑर्बिट में और फर्स्ट ऑर्बिट में आना चाहेगा, तो उसके स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन यानी कि स्पेक्ट्रल रेखाएं कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए एक फार्मूला है। ये फार्मूला भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा फार्मूला बताते हैं आपको, स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का फार्मूला। मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन किसी भी nth एक्साइटेड स्टेट से आने के लिए, ठीक है, तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का फार्मूला, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस, अधिकतम स्पेक्ट्रम संख्या या रेखाएं, ठीक है, प्राप्त करने के लिए ये कुछ फार्मूला है इसका। और वो फार्मूला क्या है, बराबर करके यहाँ पे हम लिखेंगे। देखिए मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब, जैसे मान लीजिए हायर एनर्जी स्टेट, मान लीजिए फोर्थ ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है वो जंप करना चाहता है, तो फोर्थ ऑर्बिट में जंप करेगा तो कहाँ से कहाँ कितने उसके लाइंस बनेंगे, उसके लिए फार्मूला है n-1/2। कितना फार्मूला है, n-1/2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ जंप करना चाहता है, मान लीजिए 6 ऑर्बिट में है, ठीक है, जिसके लिए यहाँ पे n क्या है, n इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n इक्वल टू क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या, या इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट, या इसको हम बोलते हैं कोष या कक्षा की संख्या, कौन से कोष में है, कौन सी कक्षा में है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे है, n इक्वल टू 6 में। n इक्वल टू 6 मतलब आपका छठे ऑर्बिट में है, 6 ऑर्बिट में है, और ऐसे समय में उसके स्पेक्ट्रल टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अगर देखना है तो इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालोगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस यानी कि कितने उसमें स्पेक्ट्रल लाइंस बन सकते हैं, तो n इक्वल टू 6 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 - 1/2, ये हो जाएगा 6 × 6 - 1 5 हो गया, /2 ये हो गया 30/2, यानी कि इसको हम कट करें तो हमारे पास कितना आएगा, 15 आएगा। यानी कि 15 लाइंस हो सकते हैं जो आपके कहाँ से आ सकते हैं, 6 से। अगर हम देखें तो 6 से पहले किस में आएगा, ध्यान दीजिएगा, 6 से वो कहाँ आ सकता है। अब इसको हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। चलिए मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, तो 6 से वो आ सकता है। अगर देखें तो 6 से पहले में, 6 से वो दूसरे में आएगा, ये 2 हो गए, 6 से वो तीसरे में आएगा, और 6 से वो ये 6 से कहाँ गया, तीसरे में आया, ठीक है। ये आपका एनर्जी n इक्वल टू 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये ग्राउंड स्टेट है। ये 6 वाला जहाँ से हम पूछ रहे हैं ट्रांजिशन करेगा तो कहाँ से कहाँ जाएगा, तो ये आपका कहाँ से कहाँ हो गया, हाँ 6 से 1 में आया, 6 से वो 2 में आएगा, 6 से वो 3 में आएगा, 6 से वो 4 पे जाएगा, 6 से वो 5 पे जाएगा। ये आपका कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपके बने 5 टोटल। अब हो सकता है वो 6 से 5 में गया, अब 5 से वो हो सकता है 5 से कहाँ जाए, 1 में, फिर 5 से कहाँ, फिर 5 से कहाँ 2 में, फिर 5 से कहाँ 3 में, और 5 से कहाँ जाएगा 4 में।
तो ये आपके कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है। फिर 4 से कहाँ जा सकता है, 4 से भी वो 1 में जा सकता है, 4 से फिर वो 2 में जा सकता है, और 4 से वो कहाँ जा सकता है 3 में जा सकता है। तो ये आपके कितने हो गए 3 हो गए। फिर वो 4 से अब हम छोड़ दें तो अब वो कहाँ से आ सकता है 3 से आ सकता है। तो 3 से वो 2 में जाएगा, 3 से 1 में जाएगा, और 3 से फिर कहाँ गया 2 में गया। तो ये कितने हो गए 2 हो गए। और फिर हम 2 से अगर देखें तो 2 से वो सिर्फ कहाँ आएगा 1, तो 1 में आएगा। तो यहाँ पे कितने हो गए इसके 1। काउंट करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 4 9 9 और 3 यानी कि 9 और 3 आपके कितने हो गए 12, और 12 और 3 कितने हो गए 15। तो टोटल देखिए स्पेक्ट्रल लाइन कितने मिले 15। आप देख सकते हैं, यानी कि स्पेक्ट्रल लाइंस ऐसे ही पता करते हैं मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन कैसे होगा। तो यहाँ पे n = 6 है, 6 के लिए कितना आ रहा है 15 आ रहा है, ठीक है। और ये मैं टॉपिक आज मैं इतना क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आते हैं और एनर्जी निकालने का भी न्यूमेरिकल आता है, बाकी कई सारी चीज़ों का यहाँ पे क्या आता है न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लो, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का फार्मूला n = 6 ब्रैकेट में 6 - 1/2 ये फार्मूला है n-1/2, जिस पर हमने एक एग्जांपल बता दिया और एग्जांपल का यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन भी कर दिया। ये छठा क्या है लाइन है, एक तरीके से एनर्जी लेवल है, जिसको हम किस में ला रहे हैं फर्स्ट में। तो 6 से 5, अगर 6 से वो ट्रांजिशन करेगा तो 5, अगर वो 5 वाले से ट्रांजिशन करेगा तो 4 स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगे, अगर वहीं पे 4 वाले से करेगा तो 3 बन रहे हैं, 3 से कर रहा है तो 2 कर रहा है, 2 से कर रहा है तो 1, टोटल काउंट कर लिया तो 15 मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोवाइड हो रहे हैं, यानी कि 15 मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेखाएं मिल रही हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया स्पेक्ट्रल लाइंस हो गई। अच्छा, बोहर मॉडल के फेल की बात करें तो बोहर का मॉडल यानी कि बोर का मॉडल फेल क्यों हो गया, इसकी क्या प्रॉब्लम थी। तो अगर देखें तो बोहर का मॉडल हर जगह सक्सेसफुल था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम बता सकता था। कितने इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन का सिर्फ स्पेक्ट्रम बता सकता था, या ऐसे स्पीशीज का स्पेक्ट्रम बता सकता था जिसमें सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका स्पेक्ट्रल या स्पेक्ट्रम तो अच्छे से ये बताएगा, बट अगर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन का अगर कोई स्पीशीज हो तो उसके स्पेक्ट्रल या लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। कितने का मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए हीलियम की बात कर लिया, लिथियम की बात कर लिया, बेरिलियम या बोरॉन, कार्बन, किसी की भी बात कर लिया, तो इन सब का अगर देखें तो लाइन स्पेक्ट्रम ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, इसलिए बोहर का मॉडल यहाँ पे भी फेल हो गया। अगला जो है इसमें हमने एक चीज़ और बताई थी, एक स्टार्क इफेक्ट होता है, एक जीमान इफेक्ट होता है, जीमान और एक स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। कौन सा इफेक्ट, जीमान इफेक्ट, और एक होता है स्टार्क इफेक्ट। तो जीमान की बात करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग कहलाता है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रम की स्प्लिटिंग, और स्टार्क इफेक्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसकी स्पेक्ट्रम की स्प्लिटिंग कहते हैं। तो जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट का भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, यानी कि कोई व्याख्या बोहर के एटॉमिक मॉडल से नहीं मिलती है, जिसके लिए इनका जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था वो बाद में क्या हो गया फेल हो गया। अब हम बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको दिया गया था डे ब्रॉगली द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, डे ब्रॉगली इक्वेशन से समझाएंगे। इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति कहते हैं, यानी कि डुअल नेचर ऑफ सॉरी, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति, यानी कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए स्टार्ट करते हैं। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनको हम बोलते हैं डे ब्रॉगली, फ्रेंच के थे, फ्रेंच के ये फिजिसिस्ट थे, मतलब एक तरीके से भौतिक शास्त्री थे। इन्होंने 1924 में सजेस्ट किया
कि इन्होंने 1924 में सजेस्ट किया कि जो लाइट है वो उसके पास दोनों नेचर होता है, यानी कि एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव। मतलब जो लाइट है यानी कि जो प्रकाश है वो दोनों तरीके से क्या करता है, उसके पास प्रॉपर्टी होती है, उसके पास वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी पाया जाता है। और इसके लिए इन्होंने बोला कि जैसा कि लाइट के लिए अगर पॉसिबल है तो यही चीज़ मैटर के लिए भी पॉसिबल होना चाहिए। और मैटर मतलब किसी भी द्रव्य की बात की, और द्रव्य में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो हम डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति। यानी कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन भी दो तरीके से यहाँ पे व्यवहार कर सकता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की भी कितनी प्रकृति हो सकती है, दो। वो कौन कौन सी प्रकृति होती हैं, एक है वेव नेचर और एक है पार्टिकल नेचर। यानी कि उसका एक कण प्रकृति है यानी कि पार्टिकल नेचर, और एक वेव नेचर अर्थात तरंग प्रकृति हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले समझ लेते हैं इसको किसने बताया था। तो इसको 1924 में 1924 ईस्वी में डे ब्रॉगली ने बताया था। किसने बताया था, डे ब्रॉगली। और डे ब्रॉगली कौन थे, फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, यानी कि फ्रेंच के भौतिक शास्त्री थे। ठीक है, तो डे ब्रॉगली ने बताया। पूरा नाम इनका लुइस डे ब्रॉगली था। ठीक है, इनका पूरा नाम लुइस डे ब्रॉगली है। 1924 में इन्होंने फोटॉन के लिए बताया। फोटॉन यानी कि लाइट के लिए इन्होंने बोला लाइट अगर दो नेचर की तरह बिहेव कर सकता है, यानी कि पार्टिकल एज अ पार्टिकल नेचर, लाइट के अंदर फोटॉन्स होते हैं तो वो एज अ पार्टिकल नेचर और वेव नेचर की तरह बिहेव कर सकता है। तो इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन भी, मतलब इलेक्ट्रॉन भी किसकी तरह, पार्टिकल और वेव की तरह या वेव नेचर की तरह क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है, या उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका नेचर बिहेव कर सकता है किसकी तरह, कण की तरह और तरंग की तरह बिहेव कर सकता है। पार्टिकल का मतलब कण और वेव का मतलब तरंग। जैसे कि आप लोग पढ़ते हो साउंड वेव, ठीक है, आप लोग पढ़ते हो एक तरीके से प्रोग्रेसिव वेव, नॉन प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग, ध्वनि तरंगे, ठीक है। तो ये सारी के सारे क्या है, तरंग है, वेव है। तो सेम ऐसे ही आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो बिहेव किसकी तरह कर सकता है, तरंग की तरह और पार्टिकल की तरह। ये किसका मानना था, डे ब्रॉगली, लुइस डे ब्रॉगली। और लुइस डे ब्रॉगली ने इसके लिए डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक थ्योरी इन्होंने बनाया। और उस थ्योरी के हिसाब से इन्होंने क्या बोला, इसको हम थोड़ा सा बताते हैं। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। आइंस्टीन का एक इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं E = mc², E = mc²। तो इन्होंने बोला इफ इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ पार्टिकल, ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो उसकी जो ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी, mc²। जब ये किसकी तरह बिहेव करता है, पार्टिकल नेचर, ठीक है, किसकी तरह इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहा है, पार्टिकल नेचर, ठीक है। और ये फार्मूला क्या है, E = mc², जिसको हम एनर्जी मास रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी मास रिलेशन कहते हैं। और ये आइंस्टीन इक्वेशन है, ठीक है, आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण यानी कि आइंस्टीन्स एनर्जी मास इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। तो E = mc²। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का है तो वेव नेचर होने के लिए यहाँ पर इसके साथ E = इसकी एनर्जी कितनी होगी, hν के बराबर। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, hν होती है, क्योंकि फोटॉन एनर्जी का एक बंडल है, पैकेट है, और इसकी एनर्जी फिक्स होती है, कितनी होती है, hν के बराबर, जहाँ h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ν क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को अगर इक्वेट कर दें, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर कितना है 2, इन दोनों को इक्वेट करें तो दोनों तरफ एनर्जी है, तो यहाँ से mc² = क्या हो जाएगा, hν, क्या हो जाएगा, mc² = hν। और यहीं पर अगर हम इस की बात करें तो यहाँ पे हम C को हम किसी इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, अभी हम फोटॉन के लिए बात कर रहे थे, ये चीज़ें फोटॉन के लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम फोटॉन के लिए बात करें यानी कि लाइट के लिए बात कर रहे हैं
तो अगर लाइट का कौन सा नेचर हम बात करें, प्रकाश का पार्टिकल नेचर, तो mc² होगा। और वहीं पे अगर वेव नेचर की बात कर रहे हैं तो वेव नेचर की बात करें तो यहाँ पे hν होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ hc/λ, जैसा कि मैं अभी कुछ देर पहले बताया। तो hν की जगह हम c/λ भी कह सकते हैं। इसका एक बार इसके c से कैंसिल हो जाएगा, तो mc = h/λ। इस लैम्डा को हम उधर भेजते हैं और mc को नीचे ले आते हैं, तो λ = h/mc। और ध्यान दीजिएगा यही क्या है, डे ब्रॉगली इक्वेशन भी होता है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो अगर देखी जाए तो लाइट के स्पीड से कम होती है। तो हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, स्मॉल v है। तो इसी फार्मूले को हम मॉडिफाई करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन। तो फॉर इलेक्ट्रॉन अगर हम देखना चाहें तो इलेक्ट्रॉन के लिए जहाँ c आप देख रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट सिर्फ और सिर्फ लाइट की होती है, उतना स्पीड यानी कि 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड की जो स्पीड होती है वो अन्य पार्टिकल्स का नहीं होता है। इसलिए हम उनकी वेलोसिटी को मान लेते हैं कितना है, v है। तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है, λ = h/mv। और आपको पता है नीचे वाले अगर हम पोर्शन को देखें m × v, तो मास × वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम कहते हैं, जिसको हम p से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा λ = h/p, क्योंकि p बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं p = mv, जिसको हम संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग, यानी कि इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, मोमेंटम। क्या कहते हैं हम लोग, मोमेंटम कहते हैं, अर्थात संवेग कहते हैं। तो हमारे पास दो फॉर्मूले, λ = h/mv और दूसरा हो गया λ = h/p। ये जो फार्मूला आपको मिला है, ये फार्मूला किसके द्वारा मिला है, डे ब्रॉगली इक्वेशन इसको कहते हैं, और डे ब्रॉगली द्वारा ये फार्मूला डिराइव किया गया है। तो इसको हम अगर बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी पार्टिकल है जिसका मास m है और वेलोसिटी भी है, तो उसके लिए डे ब्रॉगली इक्वेशन λ = h/mv होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। डे ब्रॉगली इक्वेशन से रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। क्वांटम संख्या और साथ ही साथ हम लोग क्वांटम संख्या के साथ साथ हाइजेनबर्ग की भी अगर अध्ययन करेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हुन्स रूल भी है, अबाउ का रूल भी है। ठीक है, चीज़ें यहाँ पे अब सिंपल होती जा रही हैं आपके लिए, क्योंकि जो मेन चीज़ें थी वो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो आगे की चीज़ें आपके लिए सिंपल हैं, कॉन्सेप्ट बेसिस हैं, जिनसे आपके कुछ ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अभी मान लो मैंने स्पेक्ट्रल लाइन की बात की थी, तो स्पेक्ट्रल लाइन कितना होगा 6 के लिए, तो बस फार्मूला रखना था आपका, आंसर ऑप्शन दिया रहेगा 10, 15, 20, 25, 15 आंसर आया था 6 का। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे के जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कराएंगे। थैंक यू सो मच।